हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माई सेल्फ लव शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा आज का जो टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज से जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें हम जो है नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का जो एक बैकग्राउंड था वो तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर हम जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफत का इशू क्या रहा था, ठीक है, और जो रोलेट एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को जो परमानेंट करने के लिए रोलेट सिडनी रोलेट एक्ट कमीशन के अंदर जो रोलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है, उसके जो जो भी प्रोविजंस थे, कितने ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, उसको लेकर के जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो बैकग्राउंड था वो सेटअप हो चुका था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो दी थी आकर के खिलाफत इशू ने, कि जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ स्वेट्स के बाद जो टर्की के जो खलीफा थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो खलीफा थे, जिसको जो इंडियन मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, वो भी उनको जो अपना रिलीजियस हेड मानते थे। तो उस केस के अंदर जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई खिलाफत इशू को लेकर के, जिसको गांधी जी ने हेड किया, तो वहां से जो था नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट का जो एक पूरा का पूरा जो एक जो पूरे का पूरी मूवमेंट है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको अच्छे से। तो ऑफिसर्स, आप आज से मैं आप सभी को मैंने ये डिसाइड किया है कि जो इस कोरोना टाइम पे जो कुछ लोगों का, कुछ हमारे स्टूडेंट्स का जो एक मोरल है वो कहीं ना कहीं डाउन ना हो जाए, तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑल ऑफ यू एज ऑफिसर्स। ओके, तो आप सभी ने आज से जो है अपने आप को ऑफिसर्स मानना है, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, जिससे आप जो है आप हाईली इंस्पायर रहेंगे अपने आप को लेकर के, अपने गोल को लेकर के। ठीक है, तो ऑफिसर्स जो आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। चलिए, सो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या रहेगा? टॉपिक ऑफ डिस्कशंस की बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे ऑल ओवर द, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो कॉजेज क्या रहे थे, ठीक है, उसके फीचर्स क्या रहे थे, उसको सस्पेंड क्यों किया गया। ओके, तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। स्वराज पार्टी किस तरीके से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, तो एक फिर से एक डिवीजन का जो पार्ट था, जो एक बार फिर से एक जो दीवार थी डिवीजन की, वो कांग्रेस मेंबर्स में और कांग्रेस पार्टी के बीच में आकर के खड़ी होगी। बट फिर भी समहाउ विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टी मेंबर्स, वो जो दीवार थी वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई और वो टाइम के साथ ही गिर गई। और जो ये दीवार थी वो मतलब स्वराज पार्टी बनी तो सही, पर वो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो एरिया था, उसी के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खिलाफत कांग्रेस स्वराज पार्टी का बर्थ हुआ था। फिर सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, कि किस तरीके से, जैसे हम डिस्कस किया कि जब स्वदेशी मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस किया गया था, सेम एज इन द केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि जिस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर ब्रूटली सप्रेस किया, तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स थे, जो जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने किस तरीके से उनके मन में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टार्ट हो गई यंगर जनरेशन के बीच में। सेम जैसे हमने जो रीजन था, मेन रीजन जो एक्चुअली मेन कोर्स था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, जब हमने फर्स्ट फेज किया था, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप जो हमारे लास्ट का जो सेशन रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का जो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, वो देखिए कि जब भी किसी मास मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है तो साइड बाय साइड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सेकंड फेज डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। इसमें हम शेर पंजाब लाला लाजपत राय जी के बारे में, ठीक है, जिस तरीके से उनको उनके डेथ, जैसे जिस तरीके से उनको ब्रूटली उनको हेड के ऊपर जो लाठियों से मार मार करके उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, फिर किस तरीके से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिलकर के उनकी जो डेथ का बदला लिया, तो इस टाइप की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इस दौरान हुई थी उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन साइमन कमीशन, की जिसके लिए जब जिसके विरोध में लाला लाजपत राय जी जो विरोध कर रहे थे, वो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो जो ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ आप जो है सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, सो डैट कि और जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए अपना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द ऑल द न्यू ऑफिसर्स जिन्होंने हमें अभी न्यूली ज्वाइन किया है। तो ऑफिसर्स की जैसे आपको पता है कि अभिपीडिया की तरफ से एमसीक्यू बेस्ड जो है वो कोर्स जो है ईपीएफओ का फ्री कोर्स चलाया जा रहा है। बट साइड बाय साइड जो है आपके की कंसेप्ट, जो कोर कंसेप्ट्स हैं आईआर और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए, जैसे कि कुछ बच्चों का जो है वो उनका बैकग्राउंड जो है वो
बीटेक का बैकग्राउंड या किसी और का बैकग्राउंड होने की वजह से तो उनके कंसेप्ट जो है वो आईआर और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्लियर नहीं है, तो उसके लिए एक पेड कोर्स जो भी है जो उसके लिए चलाया जा रहा है, और साथ साथ एक यूपीएससी की ईपीएफओ के लिए जो आपका जो कंसेप्ट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए टेस्ट सीरीज को भी चलाया जा रहा है अबीपीडिया की तरफ से। तो आप लोग जो भी जो है अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो 50% का डिस्काउंट भी है जो दिया जाएगा। बाकी की जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आप अबीपीडिया के पोर्टल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अपना जो हमारा जो आज का जो सेशन रहेगा उसको हम स्टार्ट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ऑफिसर्स जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था तो इसके जो मेन कोजेस थे वो हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू ऑफिसर्स हमारे साथ आज न्यूली ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ आप जो है लास्ट सेशन को जरूर देखिए, सो डैट कि जो बैकग्राउंड बनेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपको वो इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ ब्रीफली जल्दी से जो कोजेज रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कोज मेनली जो कोज रहेगा वो रहेगा रोलेट एक्ट, ठीक है। तो रोलेट एक्ट जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो था जो लाए गए थे, ठीक है, जो पब्लिक लिबर्टी को कंस्ट्रेन करने के लिए, तो उसको एक परमानेंट रूप देने के लिए रोलेट एक्ट जो था वो लाया गया था, ठीक है। तो उसके अंदर जो था कि आप किसी को भी बिना किसी शक के आधार पर ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसको जो है अपने जो आपको पता है कि 24 विद इन 24 आवर्स जो है था उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाना होता है। तो इस तरीके के जो भी उनके अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए थे। तो रोलेट एक्ट जो था उसका मेन रीजन बनेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लॉन्च करने का। मोंटेग्यो चैम्सफॉर्म रिफॉर्म्स कि जिस तरीके से जो इंडियंस थे, ठीक है, जो मेनली जो मॉडरेट क्लास थी कांग्रेस की, वो जिस तरीके से डिमांड कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो आए मोंटेग्यो चैम्सफॉर्म रिफॉर्म्स के रूप में, बट वो इतने कन्विंसिंग नहीं थे। जिस तरीके की डिमांड जो थी कांग्रेस कर रही थी वो उसको कन्विंसिंग नहीं कर पाई मॉडरेट्स को, स्पेशली जो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ मॉडरेट्स लीडर को, कि वही जो थे स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात करते थे, तो उनको जो था वो कन्विंस नहीं कर पाए थे मोंटेग्यो चैम्सफॉर्म रिफॉर्म। तो उनके लूप होल्स थे वो कहीं ना कहीं जो थे वो अच्छे लूप होल्स जो थे वो कहीं ना कहीं जा करके उनको पिंच जरूर कर रहे थे। एंड देन जलियांवाला बाग मैसेकर की किस तरीके से, तो जलियांवाला बाग के अंदर जिस तरीके से मैसेकर हुआ, जनरल डायर ने जो था जो निहत्थे लोग जो वहाँ पे बैसाखी का मेला बनाने के लिए आए थे, ठीक है, और जो उनके लीडर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए जिस तरीके से वहाँ पे सभा चल रही थी, तो उसके ऊपर किस तरीके से गोलियां की बौछार से कितने ही हजारों लोगों को मार दिया गया, ठीक है। एंड देन खिलाफत इशू कि खिलाफत किस तरीके से ट्रीटी ऑफ स्पेट्स के बाद जो खलीफा थे उसको किस तरीके से डिसरिगार्ड उनका किया गया, ठीक है, कितना डिसरिस्पेक्टफुल था, जो कि इंडियंस मुस्लिम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसके लिए खिलाफत जो थी, एक खिलाफत मूवमेंट जो थी वो चलाई गई। खिलाफत इशू था जो उठाया गया बाय अली ब्रदर्स ने, जो था वो खिलाफत कमेटी को जो बनाया था मोहम्मद अली, ठीक है, अली ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। तो खिलाफत इशू रहेगा। तो खिलाफत इशू से एक्चुअली जो है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो है वो स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग में तो ये जो खिलाफत जो मुस्लिम लीडर्स थे, ये खिलाफत लीडर्स थे, ये जो प्रेयर एंड पिटीशन वाली पॉलिसी ही अपनाकर चल रहे थे। बट जब गांधी जी का एंटर हुए, ठीक है, जब 1919 में जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई खिलाफत इशू के लिए, तो वहाँ पर जो था उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का जो पॉलिसी थी वो अपनाई, ठीक है। अब गांधी जी जो थे, अब वो खिलाफत इशू तो था तो एक रिलीजियस इशू, ठीक है, पर गांधी जी जो खिलाफत इशू को कहीं ना कहीं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने गांधी जी ने एक्चुअली ये बोला था कि जो खिलाफत रोंग है, ठीक है, जिस तरीके से खलीफा के साथ गलत किया गया है, उसने जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट को ओवरशैडो कर दिया कि ये सबसे बड़ा इशू जो है वो आज की डेट में बन चुका है, ठीक है। हमारे हिंदू जो हमारे मुस्लिम भाइयों हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो नॉन कोऑपरेशन है उसको ऑल इंडिया लेवल पर चलाया जाए, ठीक है। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल सेशन जो था वो बुलाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप अभी तक का जो बैकग्राउंड है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एज वी डिस्कस की कोलकाता सेशन जो था स्पेशल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुलाया गया, ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, ठीक है,
मोहम्मद अली जिन्ना हो, एनी बेसेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं इसको डिनाई कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए ऑन अ रिलीजियस बेसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो जो कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्टार्टिंग में एक एज ए रिलीजियस इशू के लिए ही चलाई गई थी बाय खिलाफत लीडर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे थे कि इस कि अभी जो है वो पॉलिटिकल जो अभी एक लड़ाई चल रही है उसके अंदर आप रिलीजियस इशू ना लेकर के आइए। बट गांधी जी तो थे, आपको पता है उनकी जो दूरदर्शिता थी, ठीक है, जो गांधी जी का विजन था वो एक अलग ही लेवल का था। तो उन्होंने क्या किया था, तो वो रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू को साथ लेकर के, एक्चुअली उनका जो मेन टारगेट था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गांधी जी को ये आइडिया जरूर था कि जब हिंदू और मुस्लिम लोग जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो बेस है उसको जो है वो जड़ से उखाड़ने में कामयाबी जरूर मिलेगी। तो कोलकाता सेशन के अंदर जिसके जो प्रेसिडेंट थे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट सेशन होंगे उसके प्रेसिडेंट थे, आपको भी पता होना चाहिए। जो कोलकाता सेशन के उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सभी लोगों ने जो था इसको डिनाई किया था, बट समहाउ गांधी जी कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो पॉलिसी थी उसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, कि हाँ हम इस तरीके का मूवमेंट जो है वो चला सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था अगस्त में जो कोलकाता सेशन होता है। अब जो उनका रेगुलर सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें नागपुर सेशन, ठीक है, नागपुर सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पूरी की पूरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक पूरी हिस्ट्री चेंज होने वाली थी, उसका पूरी एक रूपरेखा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने वाला था नागपुर सेशन के बाद। तो उसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन था 1920 में जो लेकर के आए थे, वो लेकर के आए थे सी आर दास। तो आपको ध्यान में रखना, बट उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे सी वी राघवाचार्य। मेन रेजोल्यूशन थोड़ा सी आर दास लेकर के आए थे, जो कि कलकत्ता सेशन के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपोज कर रहे थे, बिकॉज सी आर दास स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर चलना चाहते थे, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज को आपस में मर्ज नहीं करना चाहते थे। बट जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन आया तब तक जो काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो हो चुके थे, ठीक है, तो वो इशू नहीं बचा था। तो सी आर दास ने जो मेन रेजोल्यूशन था नागपुर सेक्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर लेकर के आए, और प्रेसिडेंट नागपुर सेशन में कौन थे, सी वी राघवाचार्य, ठीक है। तो नागपुर सेशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, वो हम देख लेते हैं। कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एज इट कॉल्स, कि बजाय सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के, अब कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि वो अटेन करेंगे स्वराज को थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, दस कमिटिंग इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। कि अभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की तो वो बात करते थे, ठीक है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हमने बात कही 1905 में बंगाल को जो पार्टीशन के बाद भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की कांग्रेस ने बात तो की थी, बट मास स्ट्रगल की बात जो थी वो फर्स्ट टाइम वो लेकर के आए थे अपने सेशन में। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स। अभी तक क्या होता था कि कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो साल में एक दिन मिलते थे, ठीक है, चाय समोसा खाते थे और अपने अपने घर को जाते थे, और साल में कभी किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते, कभी किसी, बट पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एक साल के बीच में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस किस जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको किस नज़रिए से देखा जाए, तो उसके लिए एक परमानेंट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, वो 15 मेंबर्स की वो बनाएगी नागपुर सेशन में, ठीक है। फिर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई कि प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस कमेटीज को था उनका गठन किया गया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। और गांधी जी ने यह भी डिक्लेयर किया था कि अगर आप जो है नॉन कोऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हो कंप्लीटली तो विद इन द 1 ईयर आपको जो है वो स्वराज जो है वो मिल जाएगा। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि स्वराज जो है वो एक वेग टर्म है, हर पर्सन की अपनी एक अलग डेफिनेशन है स्वराज को लेकर के, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्वराज की, हाँ स्वराज को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, हर पर्सन की अपनी एक अलग डेफिनेशन है स्वराज की। कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्वराज मानते हैं, कुछ सेल्फ गवर्नमेंट को, रूल को अपने हाथ में ले लेना स्वराज मानते हैं, और कुछ पूरी तरह से आज़ादी को स्वराज मानते हैं। तो इसी में एक और डेवलपमेंट्स हुई थी, ठीक है। उसमें क्या था कि जिस तरीके से जो काउंसिल एंट्री को लेकर के जो डिवीजन कांग्रेस के बीच में आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही रहता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो कांग्रेस जो काउंसिल एंट्री इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन को नहीं लड़ना है। जैसे डिवीजन हुआ था सूरत स्प्लिट के टाइम पे कि सम लीडर्स वांट की जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको जो है कोलकाता एरिया जो बंगाल एरिया है उसी तक ही कन्फाइंड रखा जाए, बट सम लीडर्स वांट कि जो इसको पैन इंडिया लेकर के जाना चाहिए। तो सेम इज इन द केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि यहाँ पर जो मेन इशू था डिवीजन का वो
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो है उनकी उसके जो कंटूर्स थे उसको लेकर के नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वो समवन कि जो लीडर से लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर जो है वो कांग्रेस की पॉलिसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन थी उन्होंने इसके लिए उसको फाउंड किया था, बिकॉज कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हक में नहीं थे और वो कांग्रेस काउंसिल एंट्री के लिए इलेक्शन को लड़ना चाहते थे। तो उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, फाउंडेशन की थी, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट स्प्लिट कब हुई थी? इन द केस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड इन दिस इज द सेकंड केस व्हेन देयर इज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट नॉट एट दैट एक्सटेंट, बिकॉज सुरेंद्रनाथ बनर्जी कि जो इंडियन लिबरल फेडरेशन थी वो फ्यूचर में चल के इतना जो पैन इंडिया लेवल के ऊपर उसका जो वर्क रहेगा वो उतना नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि यूपीएससी ईपीएफओ के अगर हम लास्ट ईयर के जो एग्जाम है उसकी बात करें तो उसके अंदर एसोसिएशन बेस्ड और ठीक है पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मे बी आस्क यू हु वर द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। Now there is what were the features of non-cooperation movement? As in case of 2017 exam, if you analyze the previous year exam, तो आपने अगर analyze किया हो तो there is a question on features of non-cooperation movement. ओके कि फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो यू नो द व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट इन द सेम केस कि आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से जो लास्ट ईयर के एग्जाम जो था पूछा गया था फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा गया था। अब मे बी वो आपसे स्वदेशी मूवमेंट के फीचर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, या मे बी वो आपसे जो सीडीएम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो है वो प्रीवियस ईयर जो है उसको एनालाइज करना है। अगर आपने जो लास्ट सेशन जो है लास्ट के जो 9 सेशन है अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए उन 9 सेशंस को देखिए, सो डैट एक पूरी की पूरी ब्रॉड पिक्चर्स जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की वो आपके सामने बन सके। तो चलिए जो फीचर्स इंडियन नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट के वो जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। द मूवमेंट वाज एसेंशियली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, ठीक है। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो मेनली किस पे बेस्ड रहता था? पीसफुल एंड नॉन वायलेंस के प्रोटेस्ट के अंगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, कि वो पीसफुल रहेगा और नॉन वायलेंट रहेगा। इंडियन वर आस्क्ड टू रिलिंक्विश देयर टाइटल्स, कि जो भी टाइटल्स हैं, ठीक है, इंडियंस को चाहिए वो उसको रिलिंक्विश करें। जो इसकी जो स्टार्ट थी वो महात्मा गांधी जी ने खुद से ही की थी, ठीक है। जो केसरी हिंद का जो टाइटल था उनको बोयरवार के टाइम पे मिला था उसको उनको रिलिंक्विश कर दिया था। एंड जो भी लीडर्स हैं जो नॉमिनेटेड है लोकल बॉडीज में वो भी वहाँ से रिजाइन कर दे एज अ मार्क ऑफ देयर प्रोटेस्ट। द थर्ड फीचर्स मेनली इंपॉर्टेंट फीचर इज पीपल आर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स, कि लोगों को बोला गया कि आप जो है अपने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दीजिए। इसके लिए एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बस सुभाष चंद्र बोस, वो एक आईसीएस ऑफिसर थे। तो इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने आईसीएस से रिजाइन कर दिया था, ठीक है। पीपल आर आस्क्ड टू विड्रॉ देयर चिल्ड्रन फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल और एडेड स्कूल्स, की जो भी लोगों के जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जा रहे हैं तो उसको वहाँ से वो विड्रॉ कर लें, ठीक है। पीपल आर आस्क्ड टू बॉयकॉट करें फॉरेन गुड्स का और यूज़ करें ओनली इंडियन मेड गुड्स, कि आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो स्वदेशी जो है एक दोबारा से जो एक बार फिर से जो है मोमेंटम गेन कर रहा है इन द कोरोना वायरस की। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उन्होंने भी अभी स्वदेशी का नारा जो है वो फिर से दिया है, ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का नारा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आपकी सोशल सिक्योरिटी जो आपका जो एक मॉड्यूल है ईपीएफओ में, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेम टाइम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वन ऑफ द फीचर था भारत को आत्मनिर्भर बनाना बाय यूजिंग ओनली इंडियन मेड गुड्स एंड बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स। पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको बायकॉट किया जाए, ठीक है। और पीपल आर आस्क्ड नॉट टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, की जो भी इंडियंस जो है ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से उसको सर्व करना बंद कर दें। इट वॉज प्लान दैट इफ अबव स्टेप डिड नॉट ब्रिंग रिजल्ट पीपल वुड रिफ्यूज टू पे देयर टैक्सेस, कि जब इतना सब कुछ होने के बाद,
ठीक है, अगर ये जो मूवमेंट जो है चलाया जा रहा है, इसके बावजूद भी जो खिलाफत इशू का जो रोंग है, ठीक है, जो जलियांवाला बाग का मैसेकर का जो इतना बड़ा कांड जो है ब्रिटिश करके हटे हैं, रोलेट एक्ट का है जो कांड है, उसको जो अगर इतना होने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं निकल के आता, तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे? टू रिफ्यूज टू पे देयर टैक्सेस मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि हम 1930 में देखेंगे। बट ये एक ऐसा प्लान किया गया था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चलेंगे। क्लियर? तो दिस वर द फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सस्पेंशन। अब अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि फीचर्स क्या थे, ठीक है, वायलेंट, नॉन वायलेंट होना चाहिए, सॉरी, जो है जो मूवमेंट रहेगी वो नॉन वायलेंट होना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए, ठीक है। दिस वर द मेन पिलर्स ऑफ गांधी जी सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट देयर इज अ इंसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री जिस जो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो पूरा का पूरा कोर्स था वो जिसने चेंज करके रख दिया। देयर वाज अ इंसिडेंट इन अ चोरा चोरी, इट इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो वहां पर क्या था कि जो एक लोकल इशू था कि लोग जो थे एक किसी शराब की दुकान के सामने बैठकर पिकेटिंग कर रहे थे, ठीक है, मार्च निकाल रहे थे। तो उस केस के अंदर कुछ लोगों ने वहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो इसके केस के बाद क्या हुआ था, जो वहाँ का उनके जो लीडर थे वो उसके अंदर इंजर्ड हुए थे। तो जो मॉब थी, जो वायलेंट मॉब थी, उन्होंने 22 के 22 पुलिस वालों को, वो जो था जो पूरा पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी थी, जिसके अंदर जो 22 के 22 पुलिसकर्मी जो कि इंडियंस थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके की वायलेंट जो इंसिडेंट जो हुआ था, इससे गांधी जी का मन बहुत दुखी हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी ने तो स्टेप ले लिया, बट इसके बाद क्या हुआ था कि जो बाकी के जो लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू हों, सी आर दास हों, वो स्टार्टिंग में तो जैसे हमने डिस्कस किया था, वो स्टार्टिंग में जो है एक रिलीजियस इशू को एक ऑल इंडिया लेवल पर लेके जाने के खिलाफ तो वो थे ही। बट समहाउ जब से गांधी जी ने उनको कन्विंस किया, ठीक है, उनको बताया कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी देखा जा सकता है, जो हमारे जो अधिकार हैं उसके लिए भी जो है ये वर्क करेगा। बट फिर से कि जो गांधी जी ने जिस तरीके से इसको विड्रॉ किया कि इस तरीके के इंसिडेंट जो थे पहले भी हो रहे थे, थोड़े बहुत इंसिडेंट, लोगों की डेथ तो हो ही रही थी, बट उनका ये कहना था कि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से इतना बड़ा पैन इंडिया लेवल का आपने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, इट इज़ अ बैक स्टेप, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो थे इस सस्पेंशन के अगेंस्ट थे, और बाकी के भी जो लीडर्स रहे थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, ठीक है, उस समय बहुत यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस हों, और बाकी के लीडर जैसे हम देखेंगे आगे चल करके जो सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसमें जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज से जो उनका विश्वास था गांधीयन मेथड ऑफ मास स्ट्रगल, उसके ऊपर से उनका विश्वास जो था वो हट गया था, जिसकी वजह से वो टिल्ट हो गए थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ, ठीक है। तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, और नेहरू, सी आर दास और बाकी के जो लीडर्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा डिसहर्टेंड हो गए, ठीक है। तो चलिए ये रीजन बने सस्पेंशन के ऑफ इंडियन नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, तो जब चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ और गांधी जी ने विड्रॉ किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में, तो देयर वाज डिसएग्रीमेंट अमंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कुछ लीडर्स चाहते थे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, और जो लेजिस्लेचर और जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका बाइकआउट जो था वो चलता रहे। बट देयर वर सम लीडर्स कि जो चाहते थे कि अब जो है काउंसिल एंट्री का टाइम आ गया है, इलेक्शन कंटेस्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर से जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक स्प्लिट पर आकर के खड़ी हो गई। बट दोनों ही जो तरफ के जो लीडर्स थे उनको एक चीज़ तो पता थी कि वो जो है डिवाइडेड होकर के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो उनको कहीं ना कहीं पता ही थी। तो बट इसके बाद क्या हुआ था कि जो देयर आर सम लीडर्स लाइक हमने जैसे डिस्कस किया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, वो क्या थे, वो काउंसिल एंट्री के फेवर में थे कि द्वारा से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री की जाए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को जो है जिस तरीके से जो लड़ाई चलती आ रही है उसको चलाया जाए। तो जो लीडर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल और के अंदर पार्टिसिपेट और इलेक्शन कंटेस्ट करने के फेवर में थे, उन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी का
निर्माण किया, ठीक है। और दे फाउंडेड स्वराज पार्टी बाय सी आर दास, लाइक द लीडर्स लाइक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ओके। और कुछ ऐसे जो लीडर्स थे जो गांधीयन मेथड्स के ऊपर उनका अभी तक विश्वास जो था बना हुआ था, ठीक है, वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के फेवर में नहीं थे। वो कौन से मेन लीडर थे? दैट वर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजा गोपालचारी। तो आपको जो ये लीडर्स हैं, आपको इनके लीडर्स के नाम को भी आपको याद में रखना है कि कौन से लीडर्स जो थे वो काउंसिल एंट्री के फेवर में थे और कौन से लीडर्स जो थे वो काउंसिल एंट्री के फेवर में नहीं थे, ठीक है। तो दोस लीडर हु आर इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री, दे वर कॉल्ड एज प्रो चेंजर्स, ठीक है। वो एक तरीके का चेंज लाना चाहते थे थ्रू एंट्री इन द काउंसिल, ठीक है। तो प्रो चेंजर्स मेनली सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है मिलकर के स्वराज पार्टी का फाउंड करेंगे, ठीक है, 1922 में या सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्त लीडर्स हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन द काउंसिल एंट्री और दे ट्राई टू मेक द जो कंटेस्ट करना था इलेक्शंस को, ठीक है, वो उसको फेवर में नहीं थे, वो उनको क्या किस में जाना गया? नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वो जो काउंसिल एंट्री और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस को उसको कंटेस्ट करना चाहते थे, और जो थे जो काउंसिल एंट्री नहीं चाहते थे और जो गांधीयन मेथड थे, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क था, उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, दे वर नोन एज नो चेंजर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जो प्रो चेंजर्स थे, ठीक है, जो काउंसिल एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करना चाहते थे, उन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी का निर्माण किया, ठीक है। 1922 में जो गया सेशन हुआ था उसमें सी आर दास जो थे वो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने प्रपोजल एंटर किया टू कि हम जो है अब लेजिस्लेचर में एंड करेंगे और जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करेंगे। बट सी आर दास का जो ये प्रपोजल था वो डिफीट हुआ। इसमें उन्होंने आकर के जो था दास ने और जो बाकी के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस से अलग हुए। अलग इन द सेंस पूरी तरीके से अलग नहीं हुए, स्वराज पार्टी बनेगी कांग्रेस के अंदर ही बनेगी, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाजा तो था, सूरो स्प्लिट से वो लेसन्स ले चुके थे कि वो डिवाइड होकर के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी को उन्होंने बनाया था। तो उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जो बने थे वो बने थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। जो उनके प्रोमिनेंट अदर लीडर्स थे उनमें से एनसी केलकर, हसैन शेख सुहरवर्दी एंड सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। क्लियर? तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो गया सेशन में, अब गया सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, जो उसके प्रेसिडेंट थे वो सी आर दास थे। अब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट सी आर दास नहीं थे, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वी राघवचारी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्लियर? चलिए, तो स्वराज पार्टी था उसका निर्माण हुआ 1922 में गया सेशन में। तो जब ये बात जब गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी तो उसके बाद जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी को सेडिशन का चार्ज लगा करके अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद था गांधी जी के जब बेलगांव सेशन होता है, जब गांधी जी निकल करके आते हैं बाहर, ठीक है, 1924 में बेलगांव सेशन इज द ओनली सेशन विच इज प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी। तो बेलगांव सेशन एक ऐसा सेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जो थे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो थे प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो बेलगांव सेशन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो है आप जो है काउंसिल एंट्री इलेक्शन कीजिए, ठीक है, और हम जो है वो बाहर रह करके कंस्ट्रक्टिव वर्क के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्वराज पार्टी तो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है, बहुत सारी सीटें वो जीतती है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि उनके एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अचीवमेंट्स एंड ड्रॉबैक्स। चलिए, अब उनके जो एम्स रहे थे स्वराज पार्टी की, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जैसे रही थी, ठीक है, जैसे मैंने आपने डिस्कस किया कि वो स्प्लिट तो नहीं हुआ था, समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया था इस स्प्लिट से बचने के लिए। तो अटेनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी। ऑब्टेनिंग द राइट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए। और आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो एम.एन. रॉय साहब थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जो मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। और इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे कंप्लीटली कंट्रोल हो, जो उसका जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स हैं उनका जो है पूरी तरीके से कंट्रोल हो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। कांग्रेस जो प्रोविंसेस हैं उनको फुली ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, जो कि 1935 के एक्ट में जाकर के मिलेगी,
ठीक है। 935 के एक्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे तो कांग्रेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस को नहीं, जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। अटेनिंग स्वराज कि सेल्फ रूल जो है उनको जो है अटेन किया जाए, एंड गेटिंग पीपल राइट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट मशीनरी, कि जो पीपल का जो राइट है, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर। आज भी हम देखें कि जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो क्या है, वो तो सर्वेंट्स तो पीपल के ही है ना, किसी इन वन वे और इनडायरेक्ट वे जो है वो पीपल्स का कंट्रोल तो उनके ऊपर रहता ही है। तो पीपल्स से कंट्रोल की बात जो थी स्वराज पार्टी ने की थी। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर लेबर और कंट्रोलिंग द लोकल एंड म्युनिसिपल बॉडीज को भी उनके ऊपर कंट्रोल उनका आ सके। तो दीज वर द एम्स ऑफ स्वराज पार्टी। नाउ व्हाट वर द अचीवमेंट्स की जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो क्या रही थी स्वराज पार्टी की। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मेनली इस बार ये भी हो सकता है मे बी जो है कि जो अचीवमेंट्स है स्वराज पार्टी की या जो उनके एम्स है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो उसकी जो फर्स्ट अचीवमेंट रहेगी स्वराज पार्टी की वो क्या रहेगी, विट्ठल भाई जी पटेल जो थे वो स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925। बहुत समय ऐसा भी आया जब जो गवर्नमेंट के जो बहुत सारे जो पॉलिसीज थी, बिल्स थे, ठीक है, लॉज थे, उनको जो है स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे वो आउटवोट करने में सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है। इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल जो है 928 का, उसको भी जो था वो डिफीट करने में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसकी डिफीट हुई थी, उसके अंदर जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। एंड दे एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मोंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स की मोंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स के क्या क्या वीकनेसेस है उसको एक्सपोज करने में स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे वो सक्सेसफुल रहे थे। एंड देखिए फेरी स्पीसीज इन द असेंबली एंड ऑन सेल्फ रूल एंड सिविल लिबर्टीज की सिविल लिबर्टीज के फेवर में वो जो थे असेंबली के अंदर जब भी कुछ ऐसा रूल, कोई ऐसा रूल या लॉ आता था, ठीक है, तो स्पीचेस के थ्रू जो था वो उसके ऐसे लॉज को, ऐसे पॉलिसीज को कंडेम किया करते थे। तो दीज वर द अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज पार्टी। नाउ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी वो जो जिस तरीके से जैसे हमने डिसाइड किया कि जो बेलगाम सेशन हुआ उसमें ये चीज़ डिसाइड की गई कि आप जो है काउंसिल में जाकर के जो है काम कीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर काम कीजिए, और जो बाकी के जो लीडर्स रहेंगे वो काउंसिल एंट्री से बाहर रह करके काम करेंगे। बट वो सम कि किसी एनी हाउ कि वो जो कोऑर्डिनेशन था वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया स्वराज पार्टी के मेंबर्स का विद द लीडर्स हु आर वर्किंग आउटसाइड द काउंसिल। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो था वो अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए थे विद द मास स्ट्रगल आउटसाइड। ठीक है। दे टोटली रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर, जो उनका कॉन्टैक्ट था पीपल्स के साथ, कि जैसे आज की डेट में हम देखें जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हों, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, तो वो जब भी वोटिंग का टाइम आता है तभी वो जो है वोट मांगने के लिए इधर उधर निकलते हैं। ठीक है। तो कंप्लीटली जो थे उस टाइम पे भी जो कंप्लीटली जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे वो कंप्लीटली रिलाइड हो गए थे न्यूज़पेपर्स के ऊपर, कि जब भी उनको कुछ बोलना होता था न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाता था। जो लोकल कॉन्टैक्ट्स थे उनके, जो लोकल पीपल के साथ कॉन्टैक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं टूट गए थे। ठीक है। सम ऑफ देम कुड नॉट रिसीव द पर्क्स ऑफ पावर, कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पावर्स उनको मिल रही थी, ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू वो बने, वो मेंबर बने स्किन कमेटी के। डिसाइड तो उन्होंने ये किया था कि कुछ भी हो कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है, जो लॉस है वो लेके आ रहे हैं, तो इज द सेम वे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना है। बट जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन और विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्किन कमेटी के मेंबर बने। ठीक है। स्किन कमेटी जो थी वो इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी पे बनाई गई थी। ठीक है, कि किस तरीके से इंडियनाइजेशन किया जाए इंडियन आर्मी का। तो आपको अब देखिए याद में रखना है डिफरेंट कमेटीज, जो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मेनली जो कमेटीज जो है मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैं फ्रेम करके लाया हूँ। ठीक है। तो स्किन कमेटी किसके ऊपर बनाई गई थी, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी के ऊपर। रामास्वामी अयंगर जो थे पब्लिक कमेटी के मेंबर बने। ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स थे। अब जो मेनली जो स्वराज पार्टी का जो ड्रॉबैक था, जो कि इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो खत्म हुई, उसका मेन रीजन जो था वो थे इसके सबसे बड़े लीडर सी.आर. दास साहब की डेथ 1925 में। जो था जो सी.आर. दास थे जो उसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, जो फाउंडिंग फादर थे स्वराज पार्टी के, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी बाद से जो पावर थी पार्टी की वो वीक हो गई थी। एंड देयर वाज स्टार्ट इंटरनल डिवीजन अमंग द स्वराजिस्ट। जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ लीडर्स जो थे वो जो
पर्क्स जो उनको पावर को मिल रही थी, उसके साथ उनको जैसे वो कहते हैं ना कि कुर्सी का लालच उनमें कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो गया था, एंड दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। तो उसके इनके बीच में भी इंटरनल डिवीजन जो था स्वराजिस्ट के बीच में आ गया था, इन द वे ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट वर दोज हु स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जो पहले की जो पॉलिसीज थी ऑब्स्ट्रक्ट करना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको फॉलो कर रहे थे। तो इंटरनल डिवीजन आ गया फिर से जो था स्वराजिस्ट के बीच में, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ओके, अब इनमें जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिविस्ट थे जो स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के जो मेन लीडर थे वो कहते थे मोतीलाल नेहरू। तो इसी का जो था दुष्परिणाम निकला कि जो पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, और जो 1926 के जो इलेक्शंस आए उसके अंदर जो था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। और पार्टी जो थी वो एंड इन द एंड जब सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ, जब फिर से जो था बाइकआउट को, इलेक्शंस को बाइकआउट किया गया, और जो लीडर्स थे उनको बोला गया कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो उसके बाद जो था पार्टी जो थी वो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर के मर्ज हो गई 1930 में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो 930 में आकर वो किस तरीके से मर्ज हो गए। अब जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन का वो रहेगा सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। जिस तरीके से जो एक मास स्ट्रगल को सप्रेस किया गया, तो उस समय के जो लीडर्स, जो मेनली जो यंगर लीडर्स थे, ठीक है, जो यंग जनरेशन थी, उनका जो खून, जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट फेज था, खून में तो गर्म खून तो जल्दी उबलता है, ठीक है। तो फिर से जो था सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो था, उसकी जो एक्टिविटीज थी वो स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन बनी थी, फर्स्ट एसोसिएशन जो बनी थी पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस जो यूपी एरिया था, ठीक है, उनमें जो मेन जो एसोसिएशन बनी थी वो बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, ठीक है। जिसके मेनली जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। तो बाद में जब जिस तरीके से उसको विड्रॉ किया गया, तो उनका जो बिलीव था वो मास स्ट्रगल से ऊपर से उठ गया, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो एचआरए जो थी वो मेनली फाउंड बाई इन अक्टूबर 1924, ठीक है। 1924 में जो था एचआरए को बनाया गया इन कानपुर में बाई राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सन्याल, ठीक है, विद एन एम टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, कि आर्म के तरीके जो आर्म्ड रेवोल्यूशन से, जिस तरीके से जो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उस बेस पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना और उसकी जगह प्लेस करना फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, देखो जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो था, उनका जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को लेकर के आना ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब आर्म्ड रिवॉल्ट तो उनको करना था, बट उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना, रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे आर्म्ड रिवॉल्ट के लिए। तो उन्होंने एक प्लान किया, ककोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। पैसा इकट्ठा करने के लिए चलो चल करके मिल करके डकैती करते हैं, ठीक है, एक ट्रेन को रोब करते हैं, और वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे आर्म्स खरीदेंगे और उससे रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। तो वो कॉन्स्पिरेसी बनी ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस इन द ईयर ऑफ 1925, ठीक है। कि जो ट्रेन थी, ककोरी जो प्लेस है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो था ये केस जो था ये चला था, मेनली उसी के जो एरिया था उसी के नाम पे बेस पे, तो जो केस का नाम तो रखा गया था ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। इसमें जो मेन लीडर्स थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में उस ट्रेन को लूटने के लिए, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स। लीडर्स के नाम मैं फिर बार आपको बोल रहा हूँ, लीडर्स के नाम चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड हो, कौन फेवर में है कौन फेवर में नहीं है, आपको हर एक नाम को क्रैम करना है। आई एम डेलिब्रेटली सेइंग कि समझना नहीं है, याद करना है, आपको याद रखना है उस नाम को, ठीक है। नाम जो है वो आपको याद रख के जाने हैं, क्योंकि मेनली जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो ऐसे ही क्वेश्चंस को वो फ्रेम करेंगे, ठीक है। वन लाइनर के रूप में ही आपको जो क्वेश्चन अगर आपने देखे हो फर्स्ट जो एग्जाम हुआ 2017 का, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इट वाज बिलीव दैट जो ट्रेन है वो मनी जो है वो, ठीक है, वो लेकर के चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बट
जो था उनको जो कामयाबी तो मिली, बट उस लेवल की कामयाबी उनको सक्सेसफुल नहीं मिली थी जिस तरीके की वो उम्मीद कर रहे थे। बट बाद में जाकर क्या हुआ, तो जो जो ये रेवोल्यूशनरी थे ये अरेस्ट हुए, ठीक है। इसमें बिस्मिल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ठीक है, वो, और अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को सेंटेंस किया गया, डेथ, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया और बाकी को इम्प्रिजमेंट दी गई थी, ठीक है। तो ये एचआर था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फर्स्ट फेज। सेकंड फेज आएगा जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंटर करेंगे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो नाम है उसको चेंज करेंगे, उसका नाम रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो सोशलिस्ट वर्ड जो था उसमें वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ओके। जिसमें पार्टिसिपेंट जो थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा फ्रॉम पंजाब, ये जो लीडर्स थे, ठीक है, जो ये यंग रेवोल्यूशनरिस्ट थे ये पंजाब से थे, और विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर वर यूनाइटेड प्रोविंस, ये यूनाइटेड प्रोविंस से थे। तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन इन्होंने मिलकर के बनाई थी, उसको एक्चुअली जो पहले की जो एसोसिएशन थी उसको मिलकर के इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था और उसका नाम जो था उसको चेंज किया था, क्लियर। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक HSRA के जो ये लीडर्स थे इन्होंने ही मिलकर के, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था और जिस तरीके से ब्रूटल लाठीचार्ज जो था उस टाइम पर किया गया था और जिसके अंदर जो लाला लाजपत राय शेर पंजाब की डेथ हुई थी, तो उनके मर्डर का केस, उनके मर्डर का जो हुआ था, ठीक है, उसका जो बदला था, उसका जो रिवेंज था, वो सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के लिया था, ठीक है। उसमें उसने सांडर्स को जो था गोली मार दी थी, ठीक है, लाहौर में। और ये इस जो केस था वो कौन सा, क्या क्या केस बनेगा, वो बनेगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और तो आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दे दूँ, जो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी से हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करूंगा डिफरेंट कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी किस केस से रिलेटेड है, बट आपको खुद को भी याद रखना है कि जो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी एसोसिएशंस के जो लीडर्स थे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें बॉम्ब थ्रू किया था अप्रैल 1929 के अंदर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में। और वो दो लीडर्स कौन थे, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। So these were the incident which is related to the Hindustan Socialist Republican Association. Okay, let's move. तो ये जो इंसिडेंट्स थे ये मेनली रिलेटेड थे यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब, उस वक्त का जो पंजाब एरिया था उससे रिलेटेड। अब बंगाल के अंदर जो कि रेवोल्यूशनरीज का जो एक गढ़ माना जाता था स्टार्टिंग से ही, एक्चुअली जो एक जो हमने जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी नेशनलिज्म की, ठीक है, तो बर्थ प्लेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो था वो बंगाल माना जाता है, ठीक है। तो बंगाल के अंदर जो सूर्य सेन थे उन्होंने भी नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो जब विड्रॉ हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो वो भी डिसहर्टेंड हुए, ठीक है। तो बंगाल में जो था डिफरेंट आर्म ग्रुप्स जो थे स्टार्ट हो गए, रिवोल्ट ग्रुप। तो उसमें जो मेन रिवोल्ट ग्रुप था उनका क्या नाम था, चिटगांव ग्रुप, ठीक है, चिटगांव ग्रुप, जो कि आज के देश में, आज के दिन में जो बांग्लादेश का पार्ट है चिटगांव, ठीक है। तो चिटगांव ग्रुप, तो उन्होंने एक आर्मरी रेड करी थी, ठीक है, तो एक आर्मरी के ऊपर रेड करी थी इन सब ने मिलकर 1930 में, ठीक है। तो ये रेड को किसने लेड किया था, लेड बाय सूर्य सेन, और जो इसके अदर लीडर्स जो थे, जो अदर्स जो पार्टिसिपेंट जो इन्वॉल्व थे उनमें क्या, उनके नाम क्या थे, गणेश घोष, लोकनाथ बल, पत्रलिता वडेडर, कल्पना दत्त। एक्चुअली जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे, अगर उसमें मेनली जो दो बातों के उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो जो फर्स्ट फेज था वो मेनली इंडिविजुअल बेसिस पे था, ठीक है। उसमें जो इंडिविजुअल हीरोइक जो इंसिडेंट्स थे वो हो रहे थे, ठीक है, तो किसी को भी जाकर के गोली मारना, ठीक है, और किसी को मतलब किसी बम से किसी को उड़ा देना, तो वो मेनली वो इंडिविजुअल बेसिस पे थे। बट जो सेकंड फेज के थे रेवोल्यूशनरीज वो मेनली एसोसिएशन बेस्ड थे, वो एक एसोसिएशन का पार्ट होते थे। और जो सेकंड मेजर डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन। जो वुमेन पार्टिसिपेशन थी सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, चाहे वो पत्रलेता वाडेडर हो, कल्पना दत्त हो, बीना दास हो, बिनो डॉस जो कि, ठीक है, वो भी जो थे वो ज़्यादातर सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में थी वुमेन पार्टिसिपेशन, ओके।
तो जो ये रेडर्स थे जिन्होंने चिटगांव आर्मरी पर रेड करी थी, वो जो वहाँ के जो आर्म्स थे उसको लोकेट नहीं कर पाए थे, बट वो जो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था, वो जो पूरा का एरिया था, उसको ऊपर उन्होंने उसको अपना कब्जा कर लिया था, और वहाँ पर जो सूर्य सेन थे उन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है, 1930 में। तो इसके बाद जो था कि एक्चुअली जो चिटगांव ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनको ये तो जरूर पता था कि वो ज़्यादा समय तक जो है इसके ऊपर जो है अपना जो अधिकार जमा करके नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जो टेलीफोन लाइंस थी कहीं ना कहीं उन्होंने कि उन्होंने कोशिश की कि जो इस अधिकार को जो है कुछ लंबे समय तक चला करके रखा जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो टेलीफोन लाइंस, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की। बट समहाउ कि जो वहाँ पर फिर से जो थे आर्मी जो थी आई, उस समय के जो पुलिस थी वो आई, और उन्होंने जो ये जो रेवोल्यूशनरी थे उनको उखाड़ फेंका। बट जो सूर्य सेन थे वो वहाँ से भाग निकले 1930 में, और कि जब उनको 1933 में तो वो जाकर गिरफ्तार हुए, और 1934 में उनको हैंग कर दिया गया, ठीक है। तो ये चिटगांव ग्रुप अंडर सूर्य सेन। तो ये थी सेकंड फेज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की, ठीक है। साइमन कमीशन 1927। अब जो 1919 का जो एक्ट पास हुआ था उसके अंदर एक प्रोविजन ये रखा गया था कि आज से 10 साल के बाद ये जो एक्ट है इसको जो है रिव्यू किया जाएगा कि ये वर्क अच्छे से कर रहा है, ये वर्क अच्छे से नहीं कर रहा। तो उसी केस के लिए जो था साइमन कमीशन को था ऑर्गेनाइज किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है, 1927 में। अब टाइम पीरियड तो 10 साल का था, बट उसको 2 साल पहले ही क्यों अपॉइंट किया गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि उस समय पे जो मेनली जो पार्टी थी जो पावर में थी यूके के अंदर, ब्रिटेन में, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर था कि कहीं ना कहीं वो आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके अंदर उनकी हार होगी, और लेबर पार्टी जो थी उनके ऊपर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऐसी पार्टी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते थे जो कि नौ सिखी हो, जिन्हें कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने 2 साल पहले ही जो था साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। अब साइमन कमीशन के कुल मिलाकर के सर जॉन साइमन को मिलाकर कुल 8 मेंबर थे। सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, उसके अलावा इसके 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अब उन 7 मेंबर्स के नाम क्या थे, ये दिस इज योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क है, मैं आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट सेशन में, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि उनके नाम क्या थे, ठीक है। बट अभी के लिए ये होमवर्क है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि कोई ना कोई होमवर्क मैं आपको जरूर दिया करूंगा। अब आपने क्या करना, उन 7 में एक्चुअली अब साथ ही साथ अगर गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएंगे, कोई ज़्यादा वो है, कुछ ऐसा ढूंढने वाली चीज़ नहीं है। बट फिर भी आपको जो है ये जो मैं आपको नाम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता था, बट मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई, ठीक है। तो आपको उन 7 मेंबर्स के नाम जो है वो पता कर करके लाने हैं। बट इसके अंदर कोई भी इंडियंस नहीं था, ठीक है। अब तो आप इंडियंस के बारे में ही फैसला करने लगे हो और उसमें इंडियंस ही मेंबर नहीं है, तो ये थी इंडियंस को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। पर जैसे ही जब 1928 में फरवरी में जब साइमन कमीशन इंडिया बॉम्बे आया तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट जो थे स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो लाला लाजपत राय भी जो थे वो लाहौर में, जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय जो थे उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी सीरियसली इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसी का बदला जो था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, जो लाला लाजपत राय भगत सिंह जो थे उनको अपना गुरु मानते थे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी को। बट अब आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि जब उनके गुरु भगत सिंह के ऐसी पर्सनैलिटी थे भगत सिंह जी कि जब उनके गुरु कहीं ना कहीं जाकर के कहीं गलत हुए तो वो अपने गुरु के अगेंस्ट भी खड़े होने से उनको कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था और इंडियंस इसका विरोध इसलिए कर रहे थे, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था कि अब इंडियंस के लिए ही लॉ जो उनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करने आए हो, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न बना था उसको जो था कि उसको डिस्कार्ड करने का साइमन कमीशन को। तो अभी तक तो था ये तो हमारा जो सेशन था। अब हम जो है क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो जल्दी से सभी जो है आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। प्लीज़ आप जो भी सेशन को देख रहे हैं प्लीज़ आंसर कीजिए। मैं हर सेशन में आपको बोलता हूँ कि बच्चे सेशन जरूर देख रहे होते हैं पर वो आंसर नहीं करते, शायद ये सोच करके गलत हो जाएगा। बच्चों अगर आपको ऑफिसर्स, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको जो है वो ऑफिसर्स कह के कि आपको बुलाऊंगा, ठीक है। तो सभी के सभी ऑफिसर्स जो हैं वो अब आंसर करेंगे, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी गलतियां होंगी वो यहीं पर हम कर लेंगे। एग्जाम तक जाते जाते हम कोई भी गलती दोहराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलती करने का
आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको आपके जो वीकनेसेस हैं वो आपको पता होगी, आपके जो एरिया ऑफ कंसर्न आपको पता लगेंगे, ठीक है। तो सभी जो ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर कीजिए। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द चैटफील्ड कमेटी वाज एसोसिएटेड विद, कि जो चैटफील्ड कमेटी है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है। योर ऑप्शन ए इज मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग इंडियन डिफेंस, बी इज ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड प्रिंसली स्टेट, सी इज रिफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज एंड डी रेगुलेटिंग अपर स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो। तो चैटफील्ड कमेटी किससे एसोसिएटेड है। यू हैव ओनली 10 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया, कमेटीज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो चैटफील्ड कमेटी किससे रिलेटेड है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस। तो 1930 के अंदर जो था इस कमेटी का गठन किया गया था। 1930 में एज यू ऑल नो उस टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ठीक है, पैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए थे पूरी दुनिया के ऊपर। तो उस केस के अंदर जो वल्नरेबल एरियाज थे इंडियन डिफेंस के, उसको जो है जो, और सेकंड की दूसरा नाजीज जो वर्ल्ड वार 2 का जो जर्मनी में जो जिस तरीके से जो हिटलर का था, जो हिटलर जो आए थे, ठीक है, आ गए थे, तो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो थी चैटफील्ड कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following leaders were associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। मैं जैसे कॉन्स्पिरेसी केसेस की बात करिए, अभी हम जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस करके आते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी कानपुर कॉन्स्पिरेसी। तो इसके लीडर्स जो थे वो कौन कौन थे, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड कौन कौन से लीडर्स थे। सिंगारवेलु चेतियर, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3। जल्दी से सभी आंसर करेंगे। कुछ बच्चे जो अभी भी आंसर जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी गलती करनी है यहीं कर लीजिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए। लीडर्स ऑफ कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से जो मेनली जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जिस तरीके से जिस टाइम पे 1924 के अंदर जिस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ और उसके इम्पैक्ट से जो कम्युनिज्म का राइज हुआ, ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी जो था उस टाइम पर चल रहा था, ठीक है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि जो न्यूली टर्न कम्युनिस्ट है किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ने के लिए। तो उसके लिए एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए दांगे, शौकत उस्मानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं कम्युनिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। इनके जो आगे जाते भी आप इस पर्सनैलिटी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगरावेलु चेतियर, ये सभी जो थे कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड थे, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। So let's move to our next question. Consider the following statement regarding भगत सिंह। भगत सिंह से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। He believed in the abolition of capitalism and class domination. He waged a political ideological campaign against Lala Lajpat Rai for turning to communal politics. ठीक है, तो अभी डिस्कस करके रहे हैं हम भगत सिंह जी को, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज 1 only, बी इज 2 only, सी इज बोथ 1 and 2, डी इज neither 1 nor 2। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे भगत सिंह जी, ठीक है, तो आप जो है थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ जो है क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम जो है डिस्कस करके हटे हैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है लीडर्स और उनकी पब्लिकेशंस। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा गया है कि लीडर्स और पब्लिकेशन से रिलेटेड।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीडरशिप एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है आपको, जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। क्लियर? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। मुजफ्फर अहमद द सोशलिस्ट, ऐसे दांगे इंकलाब, एम सिंगराविल्लू, लेबर किसान गजट। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ए इज 2 ओनली, बी इज 1 and 2 ओनली, सी इज 3 ओनली, डी इज 1, 2 and 3। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। अगेन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एम श्रृंगलावेलु फाउंडेड लेबर किसान गजट, बट ऐसे दांगे साहब के जो पब्लिश किया था उन्होंने पैम्फलेट था गांधी एंड लेनिन, ठीक है, गांधी एंड लेनिन। और उन्होंने फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली जो स्टार्ट किया था दी सोशलिस्ट बाय SN ऐसे दांगे साहब, ठीक है। बंगाल में मुजफ्फर अहमद जो थे वो लेकर के थे नवयुग। और पंजाब में मे भी आपसे वो लीडर्स से और जो उनका एरियास है मैच द फॉलोइंग्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा लीडर किस एरिया से रिलेटेड है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर? और गुलाम हसन साहब पब्लिश किया था उन्होंने इंकलाब, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, जिसका जो नारा था बहुत फेमस था, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना, कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपको आया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। सेकंड स्टेटमेंट इज ही फाउंडेड द न्यूज़पेपर डॉन टू प्रोपेगेट द व्यूज ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किया था डॉन। डॉन जो है आज की डेट में भी, मैं आपको थोड़ा सा आपको जो है वो व्यू दे देता हूँ। डॉन जो है आज की डेट में भी तो पाकिस्तान का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो उनको जो फाउंड किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था। एंड ही वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ओके। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि फर्स्ट टाइम जो आइडिया था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान मूवमेंट का जो आइडिया था, जो पाकिस्तान का जो आइडिया था, वो फर्स्ट टाइम कंसीव किया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। 1 and 2 ओनली, 1 and 3, 2 ओनली, 1, 2 and 3। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो अगेन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जो था मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी वो 1906 में की थी। दादा भाई जी के वो सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1906 में उसमें की थी, ठीक है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंड किया था न्यूज़पेपर डॉन, ठीक है, 1941 में वीकली के रूप में, और बाद में उसको डेली कर दिया 1942 में। और पाकिस्तान का जो आइडिया फर्स्ट टाइम जो कंसीव किया था वो क्या था, रहमत अली ने, ठीक है, रहमत अली हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, ठीक है, ओके। चलिए तो अब अपना आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा सेशन है उसको हम खत्म करेंगे, ओके। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन, कि कौन सी जो है रिकमेंडेशन जो है साइमन कमीशन ने दी थी, ओके। Abolition of diarchy at the provinces, parliamentary responsibility at the center, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि विच वर द, कि इसमें से कौन कौन से रिकमेंडेशन सुझाव जो थे वो साइमन कमीशन ने 1927 में दिए थे। एबोलिशन ऑफ डायरकी जो कि 1919 के एक्ट के टाइम पर लाई गई थी, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर एंड इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हम आज का सेशन जो है वो उसको एंड करेंगे, ओके। अगर आपको सेशन जो है अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर को रिपोर्ट ने रिजेक्ट किया था, और उन्होंने ऑथराइज किया था जो गवर्नर जनरल है वो कंप्लीट पावर है अपॉइंट करने के लिए मेंबर्स ऑफ कैबिनेट में, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट, और सेपरेट जो इलेक्टोरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की डिमांड को उसको रिटेन करने की बात साइमन कमीशन ने कही थी। एबोलिशन ऑफ डायरकी, ठीक है, जो एबोलिशन ऑफ डायरकी की बात करी थी, जब 1935 का जो एक्ट आएगा
उसमें जो है एबोलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस को अबोलिश किया जाएगा और सेंटर में लेकर के आया जाएगा। क्लियर। और एक रिकमेंड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, कि बॉम्बे को सिंध को जो है बॉम्बे सेपरेट कर दिया जाए, और बर्मा जो है वो ज्योग्राफिकली पार्ट नहीं लगता इंडिया का, और उसको भी जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, इंडिया से अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, तो दिस इज अवर टुडे सेशन। ओके, चलिए आज का सेशन जो है ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है आप जो पढ़ते रहिए। ओके, और ऑफिसर्स ये ज़रूर ध्यान में रखना है ऑफिसर्स, कि आप जो है आने वाले ऑफिसर्स हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से जो मोरल जो है वो जिस तरीके से डाउन हो रहा है, ठीक है, उसको हमने गिरने नहीं देना है, और अपनी स्टडी को और जो कोरोना के खिलाफ अंग्रेज जो जंग हिंदुस्तान लड़ रहा है, इंडिया जो है जंग लड़ रहा है, उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।